दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। एक आदमी दूसरे से कहता है कि मेरे पास एक ऐसा जादुई सिक्का है जिससे मैं मौसम बदल सकता हूँ, बारिश भी करवा सकता हूँ, तूफान भी ला सकता हूँ। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि ऐसा सिक्का तुम्हारे पास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे 28 सिक्के हैं। अगर वो सारे सिक्के हमें मिल जाएं तो हम रातों रात भारत की किस्मत चमका सकते हैं। उन दोनों को यह नहीं मालूम था कि उनकी ये सारी बातें कोई तीसरा व्यक्ति बड़े आराम से सुन रहा है। वो दोनों बातों बातों में उस सिक्के की कीमत भी बताते हैं। उस सिक्के की कीमत होती है 1000 करोड़। जो वो तीसरा व्यक्ति था अब उस सिक्के को पाने की प्लानिंग शुरू कर देता है, क्योंकि सिक्के की बहुत ज़्यादा कीमत थी। अब उस सिक्के को पाने की चाहत में हो जाती हैं 2 हत्याएं। जब इन हत्याओं के बारे में इलाके के लोगों को पता चलता है तो सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इनकी हत्या क्यों और किसने की। राम राम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पंकज कुमार। आप देख रहे हो क्राइम वाली बात। दोस्तों, यह जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में एक थाना पड़ता है देहात कोतावली। कोतावली में एक इलाका है अडौली बलीपुरा। बलीपुरा में एक नहर गुजरती है। 1 अप्रैल 2024 को उस नहर पर एक लाश पड़ी हुई होती है। कुछ राहगीरों की नज़र उस लाश पर चली जाती है। देखते ही देखते यह खबर इलाके में आग की तरह फैल जाती है। इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। सबसे पहले पुलिस उस मरे हुए व्यक्ति की पहचान करने की छानबीन करती है, जिससे पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम राजीव गर्ग होता है और उसके पिता का नाम बालकिशन गर्ग। राजीव गर्ग की उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है और यह व्यक्ति कोतावली क्षेत्र के मोहल्ला ब्रह्मपुरी का रहने वाला था। यह व्यक्ति कई दिन से गायब था और इसके साथ एक और व्यक्ति गायब था। अब पुलिस यह सोचती है कि अगर यह बात परिवार को पता चली तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए पुलिस पहले उस दूसरे व्यक्ति की तलाश करती है जो मारे हुए व्यक्ति का रिश्ते में फूफा लगता था, जिसका नाम सुधीर चंद्र है और उसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है। पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद उस दूसरे व्यक्ति की भी लाश मिल जाती है, जो कि पहली लाश से करीब 300 मीटर की दूरी पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने राजीव गर्ग और सुधीर चंद्र की लाश को कब्जे में लेकर पहले परिवार से उनकी पहचान करवाई। पहचान करवाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 1 अप्रैल की सुबह इन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और शाम को इन दोनों की लाश मिली। पुलिस को पहले ही यकीन हो गया था कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो चुकी है। 29 मार्च को राजीव गर्ग और सुधीर चंद्र अचानक गायब हो जाते हैं। जब परिवार वाले उनके पास फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी बंद रहता है। शाम के करीब 4:15 बजे तक उनका फ़ोन ऑन था, उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया जाता है। परिवार के लोग अपनी सभी रिश्तेदारी में इनका पता करते हैं। जहाँ जा सकते थे वहाँ जाकर इनके बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता। राजीव की 2 बेटियां हैं और एक बेटा है और सुधीर चंद्र की इकलौती बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। लाश मिलने के अगले ही दिन गुस्से में परिवार वालों ने बुलंदशहर में भूरा बाजार में जाम लगा दिया। जैसे ही जाम लगा, हजारों की संख्या में वाहन इधर से उधर अटक गए और परिवार वालों ने ऐलान कर दिया कि इस घटना का खुलासा जल्द से जल्द किया जाए, वरना बहुत बुरा होगा। अब जिसके चलते पुलिस और ज़्यादा दबाव में थी। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है, जिसे देखकर पुलिस हैरानी में पड़ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राजीव गर्ग पर धारदार हथियार से लगभग 22 बार हमला किया गया था
और सुधीर चंद्र पर लगभग 14 बार धारदार हथियार से हमला किया गया था। पुलिस को लगा कि इतनी बेरहमी से हत्या की गई है, जरूर इनकी किसी न किसी से गहरी दुश्मनी रही होगी। अब पुलिस जी तोड़ मेहनत करती है हत्यारे तक पहुंचने के लिए, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। अब शहर में जाम की स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब पुलिस करे तो क्या करे। अब पुलिस राजीव और सुधीर चंद्र के मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर से पता चलता है कि गंगानगर ट्रांसपोर्ट पर एक चाय की टपरी लगाने वाला व्यक्ति है, जिसके मोबाइल से राजीव गर्ग पर फ़ोन किया गया था। अब पुलिस को एक सुराग मिल जाता है और पुलिस फौरन उस चाय वाले के पास पहुंच जाती है, लेकिन चाय वाले का इस पूरे घटना से कोई लेना देना नहीं था। उसके फ़ोन से किसी और ने राजीव गर्ग को फ़ोन किया था। पुलिस के वहां जाने के बाद उस इलाके के लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं। उन फुटेज से पता चलता है कि जनसेवा केंद्र पर राजीव गर्ग और सुधीर चंद्र का एक नौकर काम किया करता था। पुलिस नौकर को हिरासत में ले लेती है। नौकर का नाम ऋषभ उर्फ गौरव होता है, जो कि शहर के मोहल्ला देवपुरा का रहने वाला है। जब पुलिस गौरव से पूछताछ करती है तो गौरव बताता है कि मैं तो आपके साथ साथ ही हूँ जब से लाश मिली है। मैं तो आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि भाई साहब के पास एक मैसेज आया था, जिसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे गंगानगर पर छोड़ कर आ। और जैसे ही मैं उनको छोड़ के वापस आने लगा, उन्होंने कहा फूफा जी को भी इधर लेकर। तो उसके बाद मैं उनके फूफा जी के पास गया और उनको भी गंगानगर उनके पास छोड़कर वापस अपने घर चला गया। अब पुलिस उससे सवाल जवाब करती है तो वह सवालों के जवाब में फंस जाता है। 31 मार्च को रविवार था। वह कहता है कि रविवार को भी जनसेवा केंद्र खुला हुआ था, लेकिन जनसेवा केंद्र रविवार को कभी खुलता ही नहीं था। अब गौरव पुलिस के सवालों में फंस चुका था। अब पुलिस ने अपने दूसरे तरीके से यानी सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तो गौरव तोते की तरह बोलने लगा। जब पुलिस ने गौरव के मुंह से सच्चाई सुनी तो पुलिस भी हैरानी में पड़ गई। गौरव पुलिस को बताता है कि मैं राजीव गर्ग और सुधीर चंद्र दोनों की बातें सुना करता था। एक दिन वो दोनों बात कर रहे थे कि उनके पास 100 करोड़ की ब्लैक मनी है, जिसे वह वाइट मनी में बदल कर आए हैं। दोनों के पास तंत्र मंत्र की एक विद्या भी है और उनके पास एक ऐसा जादुई सिक्का भी है जिसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ है। वह दोनों नेपाल में कई जगह उस सिक्के को खरीदने वाला ढूंढ रहे थे। अगर वो सिक्का बिक जाता तो उनकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती। गौरव उनकी बातें सुना करता था। इतना ही नहीं, राजीव सोशल मीडिया पर उस सिक्के के द्वारा चमत्कारी चीज़ें भी शेयर करता था। कहीं बारिश करवाता तो कहीं चमत्कारी चीज़ें करता हुआ सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करता था। अब उस नौकर के मन में यानी गौरव के मन में लालच आ जाता है उस सिक्के को पाने का, जिसकी कीमत 1000 करोड़ थी। अब गौरव अपने दोस्त से, जो इसी के मोहल्ले का रहने वाला था, जिसका नाम तनु होता है, गौरव तनु से कहता है कि एक ऐसा जादुई सिक्का है, अगर वह हमें मिल जाए तो हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। उस सिक्के से हम किसी भी आदमी की कैसी भी समस्या को ठीक कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को दूसरा रूप दे सकते हैं। जैसे लोहे को चांदी, चांदी को सोना बना सकते हैं। तनु अपने दोस्त की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर एक प्लान बनाता है कि पहले इन दोनों को एक साथ बुलाते हैं और उनसे वह सिक्का लेने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों ने मिलकर राजीव गर्ग को फ़ोन किया और लालच दिया उस सिक्के को खरीदने का। और प्लान के मुताबिक राजीव को स्कूटर पर बिठाकर अपने साथ गंगा नहर पर ले आए। जहां उन्हें मौका मिला कि आसपास कोई नहीं है, वहां राजीव पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दरअसल गौरव स्कूटर चला रहा था और राजीव गर्ग बीच में बैठा हुआ था और पीछे उसका दोस्त तनु बैठा हुआ था। राजीव गर्ग पर तब तक चाकू से हमला करते हैं
जब तक राजीव की मौत नहीं हो जाती। राजीव को मारने के बाद गौरव कपड़े बदलकर सुधीर चंद्र के पास जाता है और जब राजीव का फूफा यानी सुधीर चंद्र गौरव के चेहरे पर खून देखता है तो गौरव से पूछता है, तुम्हारे चेहरे पर यह खून कैसा, क्या हुआ है? तो गौरव कहता है कि राजीव भैया का एक्सीडेंट हो गया है, आपको वहाँ जल्दी चलना चाहिए। सुधीर को धोखे से अपने साथ ले जाता है। जब गौरव सुधीर को लेकर वहाँ पहुँचता है तो सुधीर वहाँ का नज़ारा देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गौरव और तनु ने सुधीर को भागने नहीं दिया और उसे भी मारने लगे। सुधीर पर चाकू से लगभग 14 बार हमला किया गया। सुधीर को भी मार दिया गया। उसके बाद गौरव ने तनु को उसके घर भेज दिया। फिर बाद में अपना हुलिया बदला। जैसे कि पहले उसके दाढ़ी और बाल बड़े हुए थे, उसने सबसे पहले अपनी दाढ़ी और बाल कटवाए ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। उसे मालूम था कि वह जिस रास्ते से गुजर रहा है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने ऋषभ को पहचान लिया था। पुलिस ने ऋषभ को पहले ही दिन पकड़ लिया था, क्योंकि जहाँ पुलिस जा रही थी ऋषभ भी उनके साथ साथ चल रहा था। वह देख रहा था कि पुलिस कहाँ तक छानबीन कर सकती है। जब राजीव और सुधीर के परिवार वालों को पता चला कि ऋषभ ने ऐसा किया है तो परिवार वाले लगातार एक बात बोल रहे थे कि यह हमारा वफादार नौकर है, यह बहुत सीधा साधा है, इसने कुछ नहीं किया, आप इसे छोड़ दीजिए और ईमानदारी से अपनी छानबीन करिए। जब पुलिस ने परिवार वालों को सच्चाई बताई तो परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना वफादार नौकर इतना घिनौना काम कर सकता है। इसके बाद पुलिस ने ऋषभ और तनु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जो दोनों ने करोड़पति बनने का सपना देखा था वह में सपना ही रह गया। पर हैरानी की बात यह है कि जिसने ये कत्ल किए थे वह पुलिस के साथ साथ मिलकर खुद कातिल को ढूंढने में पुलिस की मदद कर रहा था। दोस्तों, लालच ऐसी चीज़ है जो अपना तो बुरा करती ही है लेकिन दूसरे का भी नुकसान करती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।